हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब हम ग्रहों की बात करते हैं ना, तो अक्सर कर हमें सुनने को मिलता है कि मेरा ये ग्रह अस्त है और उसकी वजह से मेरी चीजें जो हैं वो बहुत खराब हो रही हैं। लेकिन ये अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ लोगों के मन की एक भ्रांति है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ बातचीत करके आपके मन से वो डर जो है कि अस्त ग्रह के प्रति वो निकाल सकूं कि अस्त ग्रह जो होते हैं वो हमेशा खराब रिजल्ट देने वाले होते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अस्त ग्रह होते क्या हैं। यानी जो ग्रह सूर्य के सबसे अधिक समीप होते हैं, जो सूर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, वो ग्रह जो है वो अस्त ग्रह कहलाते हैं, है ना? जिसमें अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 अंश का अंतर है, यानी उसके अंदर अंदर है, तो चंद्रमा जो है वो अस्त हो जाता है। अगर 11 डिग्री का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जो है गुरु अस्त हो जाता है। अगर 13 डिग्री के अंदर चीजें आ रही हैं, तो वहां पे बुध जो है वो अस्त हो जाता है। अगर 9 डिग्री के अंदर का अंतर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जो है शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। और अगर शनि ग्रह की बात करें, तो वहां पर 15 डिग्री के अगर अंदर है सूर्य और शनि के बीच की जो डिग्री है, तो वो जो है अस्त ग्रह में आ जाता है। और मंगल ग्रह जो है वो 7 डिग्री के अंदर अस्त हो जाता है। यानी 7 डिग्री से अंदर के जो ग्रह हैं, वो अस्त ग्रह के अंदर आ जाते हैं अगर वो सूर्य के बहुत ज्यादा समीप हैं। यानी 7 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पे वो अस्त के अंतर्गत कहलाते हैं। लेकिन जो लोगों की एक धारणा है ना, जो लोगों की सोच है कि अगर मेरा ये ग्रह अस्त हो गया है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से खराब हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर ग्रह की ना अपनी एक अलग एनर्जी होती है। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, भाई ठीक है, अगर कोई भी ग्रह सूर्य के समीप आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ग्रह का अपना अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, कोई भी तेज चीज, कोई भी अगर प्रभावशाली चीज जो है सामने आ जाएगी, तो हो सकता है कि आपका प्रभाव थोड़ा सा कहीं पर कम हो जाए, कुछ चीजें में डिफरेंस आ जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका अस्तित्व जो है वो पूरी तरीके से वहां पर खत्म हो जाए, है ना? तो जब सूर्य के कोई भी ग्रह बहुत समीप आता है, तो सूर्य में इतनी ज्यादा तेजी है, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो दूसरे ग्रह को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में ले लेता है। या कहिए कि वो ग्रह हमारा आता ही सूर्य के कंट्रोल में किसी खास रीजन से है ना? तो क्या कारण है कि जब वहां पर कोई भी चीज जो है, कोई भी ग्रह आया, तो वो तो अपने स्थान पर है ही ना, उसकी एनर्जी जो है वो तो अपने स्थान पर वैसे की वैसी ही है। लेकिन सिर्फ वो सूर्य की एनर्जी आने की वजह से उतनी प्रभावशाली नहीं है, उतनी ज्यादा लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई है ना? क्योंकि कोई भी चीज जो है वो अगर अपने स्थान पर है, अपनी एनर्जी के साथ है, अपने गुणों के साथ है, तो उसके गुण एकदम से खत्म नहीं हो जाएंगे किसी चीज की वजह से। तो आप लोगों को इस चीज को लेकर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि अगर कोई ग्रह आपका अस्त है, तो वो आपको बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मैंने लिखा हुआ देखा है कि अगर ये ग्रह अस्त है तो आपको ये कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, ये वाला ग्रह अस्त है तो आपको ऐसी ऐसी परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन आपको इन चीजों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बिकॉज़ क्या होता है ना कि अगर हम दुनिया की बात करें, अगर मैं आपको किसी और का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आपको लगेगा कि शायद जो है ये एग्ज़ाम्पल पता नहीं सच्चा है भी कि नहीं है, या फिर इस चीज़ का प्रभाव जो है जैसा दिखाया जा रहा है या जैसा मैं आपको बता रही हूँ, वो वास्तव में उस तरीके का है या नहीं है। ये चीज़ें आपको मन में एक संशय पैदा कर सकती हैं। यानी ये चीज़ें आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकती हैं कि पता नहीं ऐसी चीज़ सच में होती भी है या नहीं है। लेकिन सही बात ये है कि कोई भी जो ग्रह है,
वो कभी भी किसी दूसरे के ग्रह की वजह से अपनी स्थिति छोड़ता नहीं है। अपना जो वजूद है, अपनी जो प्रेज़ेंस है, वो कभी भी खत्म नहीं करता है। उसके गुण आपको जीवन में ज़रूर मिलते हैं। अब आप वैसे भी सामान्य में देखो, अगर कोई भी ग्रह आपका खराब है, कोई भी ग्रह वीक है, तो ऑब्वियसली या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो रिज़ल्ट तो वहाँ भी अंतर करते हैं ना, वहाँ पर भी आपको कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो चीज़ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी किसी की वजह से। किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव की वजह से चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं, पर पूरी तरीके से मिट जाएँ ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो वही चीज़ें अस्त के साथ भी हैं, अस्त भी अपने पूरे रिज़ल्ट देता है अगर आपको किसी भी ग्रह की आपके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, ऑब्वियसली अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा, अगर किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो थोड़े से आपको रिज़ल्ट खराब देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो अपने रिज़ल्ट देगा ही नहीं। है ना? तो उसके लिए मैं आज आपको अपना खुद का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। हो सकता है शायद आपको वो चीज़ ज़्यादा बिलीव करवा पाए कि जैसे मेरा खुद का जो गुरु ग्रह है वो अस्त है ना? तो लोगों का अक्सर ये चीज़ रहती थी कि भई इसका गुरु अस्त है तो इसकी पढ़ाई-लिखाई जो है वो अच्छे से नहीं होगी। हो सकता है कि ये रिलिजियस पॉइंट पे ज़्यादा सोचती ना हो, लेकिन या उसके बारे में बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट ना आए नॉलेज गेन करने में। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि मैंने खुद पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है, यानी डीलिट किया हुआ है ना? और मेरा जो विषय था वो संस्कृत था, ऑब्वियसली मैंने संस्कृत में डीलिट किया है। फिर जो है अगर आप रिलीजियस बात करें तो मैं फॉरेन कंट्री में रहने के बाद भी सारे तीज, त्योहार, धर्म, पूजा-पाठ सबको मानती हूँ और सब कुछ करती हूँ और खुद ज्योतिष से कनेक्टेड हूँ, ये बात तो आप खुद वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो आपको कहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मेरा गुरु अस्त होने की वजह से उसने मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिया? और आप विश्वास नहीं करेंगे जब-जब, जो-जो पढ़ाई मैंने मन में सोची कि मुझे करनी है और मुझे लगा कि शायद कोई चीज़ रुक रही है कहीं पे, लेकिन आप ये समझिए कि जब तक शायद मैंने उस चीज़ को पूरी तरह नहीं समझा, तब तक कोई न कोई रास्ता मेरे सामने आ गया और मैंने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। मतलब कभी भी मेरी पढ़ाई को लेकर किसी भी तरीके की कोई मतलब ऐसे ऑब्स्टिकल दिखे, लगा कि होगा, शायद रुक जाएगा, रुकना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति कभी भी नहीं हुई कि मैं अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं पर भी रुकी। तो मैं आपके सामने इस बात का एक साक्षात उदाहरण हूँ कि अस्त ग्रह अपना रिज़ल्ट नहीं देते, ये बात आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अस्त ग्रह अपना बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, बहुत सही रिज़ल्ट देते हैं, अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, अच्छे से उन ग्रहों को जैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जैसे उनके चीज़ों को करना चाहिए, अगर आप उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसका अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। बल्कि ये कहा जाता है कि जो कम्बस्ट प्लैनेट होते हैं, यानी जो ये अस्त ग्रह होते हैं, वो उनको अस्त किया ही इसीलिए जाता है एक तरीके से सूर्य की एनर्जी के साथ कि वो पास्ट लाइफ़ से आए हुए ऐसे कर्मा से जुड़े हुए हैं, जो कि शायद पास्ट लाइफ़ में किसी रीज़न से जो है वो अधूरे रह गए। यानी किसी न किसी कारण से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ऐसे कर्म जो आपको करने थे उस समय पर लेकिन किसी न किसी सिचुएशन की वज़ह से वो अधूरे छूट गए थे और इस जन्म में सूर्य ने उनको एक तरीके से वो अपने संपर्क में लेके आया है ताकि आप उन जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो जो उस ग्रह से संबंधित आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस तरीके के जो आपके कार्य हैं, जो किसी न किसी तरीके से अधूरे छूट गए थे, वो आपको इस जन्म में कंप्लीट करने हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये अस्त ग्रह आपके साथ एक कोई विशेष बात लेकर आया है, जो आपको इस जीवन में कंप्लीट करनी है। यानी कुछ खास करना है आपको। तो आपको उससे घबराना नहीं है, ईश्वर ने आपको कुछ खास करने के लिए चुना है,
तो आप उसके लिए सजग हो जाइए। अगर आपकी वो महादशा आती है, तो आपको ये सोचना है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात से कनेक्टेड हैं और उन्हें मुझे इस जीवन में कंप्लीट करना है। समाज के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, है ना? अपने भाई-बहनों के प्रति डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा ग्रह है जो आपका जो है अस्त है, कम्बस्ट है ना? तो अगर आप ये सोचते हैं कि भई हमें तो ये डिग्री वगैरह की बातें नहीं पता, हम कैसे समझें कि जो है मेरा ग्रह जो है कोई अस्त है या मैं कैसे पहचानूँ उस ग्रह को, तो अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी कुंडली निकाल सकते हैं और आप जब कुंडली निकालेंगे, तो आप देखेंगे किसी न किसी खाने में अगर आपका कोई ग्रह अस्त है तो आपका किसी ग्रह के आगे जो है अगर इंग्लिश की कुंडली है तो सी लिखा होगा और अगर हिंदी की कुंडली है तो अ लिखा होगा। तो आप समझ जाइए कि आपका ये वाला जो ग्रह है वो अस्त है। ठीक है? लेकिन आपको उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि जो अपनी ग्रह की एनर्जी थी वो तो आपको मिली है। साथ में आपको सूर्य की एनर्जी भी मिली है ताकि आप उस अपने जीवन के कार्य को, अपने जीवन के उस उद्देश्य को अच्छी तरीके से भली प्रकार से पूरा कर सकें। तो आप लोगों को अपने मन में ना जो भी संशय हो, उस चीज़ को बिल्कुल भी आने नहीं देना है और ये सोचना है कि हमें उस चीज़ से जुड़े हुए ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं, जो हम कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई विशेष कार्य समाज के प्रति हो, आपको समाज को नॉलेज देनी है, ज्ञान देना है किसी तरीके से। हो सकता है कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो भाई-बहनों के प्रति जो आपने पहले छोड़ दी हो, वो इस जन्म में आपको उन चीज़ों के साथ कंप्लीट करनी है ना? या सोसाइटी के लिए कहीं पर उसमें कोई विशेष कार्य करना है आपको, है ना? या फिर आपको बच्चों को लेकर अगर कोई ऐसी चीज़ है, तो हो सकता है कि कोई आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें जहाँ पर कि आप कोई अनाथ आश्रम में कहीं कोई हेल्प करें, ऐसी किसी सोसाइटी में जाके कार्य करें, है ना? या बच्चों के लिए कोई कार्य करें, कोई स्कूल वगैरह खोलें, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस अधूरे कार्य को कंप्लीट करने आए हैं। तो बल्कि आपको इस चीज़ का प्राउड होना चाहिए कि ईश्वर ने शायद आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना है और इस जन्म में आपको वो विशेष कार्य करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ना हमारी मानसिकता पर निर्भर करती हैं। अगर हम पहले से ही उन चीज़ों को नेगेटिवली लेना शुरू कर देंगे कि अरे यार मेरा ये ग्रह अस्त है, ये तो मुझे मिलने वाला नहीं है। यानी अगर किसी का शुक्र अस्त है तो इसका मतलब उसकी शादी नहीं होगी या फिर उसकी जो है चीज़ें उसको मिलेंगी नहीं, लाइफ की खुशियाँ नहीं मिलेंगी, रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, है ना? तो ऐसा कतई नहीं है। और रही बात किसी ग्रह के नेगेटिव प्रभाव देने की, तो वो तो नॉर्मल अगर अस्त ग्रह ना भी हो, तब भी वो अपने प्रभाव जो है वो नेगेटिव दे सकता है ना, अगर वो किसी ऐसे हाउस में बैठा है या किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, तो वो तो तब भी देगा आपको। तो आपको ये अस्त वाली चीज़ को विशेष रूप से दिमाग में लाके ये नेगेटिव सोचने की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं आएगी कि वो जो ग्रह है अगर आपका अस्त है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिमाग में ये चीज़ें लानी ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है। बल्कि आपको उस पर और ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ईश्वर ने किस लिए चुना है और आपको आगे जाकर ऐसा कौन-सा कार्य करना है, जो इस ग्रह से संबंधित है, जो कि किसी न किसी तरीके से अधूरा रह गया था। आपके अंदर कोई न कोई ऐसी विशेष क्वालिटी ज़रूर होगी उस चीज़ से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित जो हो सकता है कि अभी उजागर ना हुई हो, आपको उस चीज़ का एहसास ना हो पाया हो या आपका जो लाइफ़स्टाइल है उसमें आपको समय ही ना मिला हो ये सब चीज़ें सोचने का। लेकिन जब उसकी महादशा आएगी या आने वाली होगी या फिर अंतर्दशा में वो ग्रह कभी भी आएगा, तो आप देखेंगे कि उससे संबंधित कुछ न कुछ चीज़ों के जो क्लू हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। आपको उस तरफ जो है चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सोची भी ना हो और आपका ध्यान जो है उस तरफ ही चलता चला जाए।
मतलब अगर मैं अपने संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर अगर आपसे बात कहूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि बचपन में मतलब मेरा संस्कृत को लेकर ऐसा कोई भी ना उस तरफ कोई इंटरेस्ट था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं इसमें कोई इतनी बड़ी डिग्री जाके ले सकती हूँ। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होना शुरू हुई, ऐसी-ऐसी चीज़ें लाइफ में होना शुरू हुई कि कब मैं एक के बाद एक उसी फ़ील्ड में काम करती चली गई और फाइनली जो है डिलीट करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे! मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, उस सब्जेक्ट को लेके मैं कहाँ से कहाँ आ गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो हमारे जीवन में ना हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं या हमने ऐसा चुना, हमने ऐसा करा या उसने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन नहीं, सब कुछ ऑलरेडी निर्धारित है। हमारे कर्मों की वजह से, हमारी सोच की वजह से, है ना? तो जो जैसे-जैसे उन चीज़ों का समय आएगा ना, वो चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएँगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ईश्वर की उस दी हुई चीज़ का सम्मान करते हैं और उसको ये सोचते हैं कि ईश्वर ने ज़रूर हमें किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है और हमें उस कार्य को बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर ईश्वर ने हमें कोई ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो हम उसे खुशी-खुशी करें। क्योंकि कहीं न कहीं जो भी कार्य हम करते हैं, हो सकता है जिस वक़्त हम करते हैं, उस वक़्त हमें कुछ कष्ट महसूस हो या लगे कि भई हमें बहुत प्रेशर आ रहा है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज़ के पीछे। लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे ही कर्मों की काट है एक तरीके से। यानी करके तो हम पिछले जन्म में खुद ही आए हैं ना, जिन चीज़ों के लिए जो है हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है या कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको हर चीज़ को लेके अपने दिमाग पे कोई प्रेशर या टेंशन नहीं बनाना है, ये सोचना है कि वो हमारे कर्मों के लिए ही है, हमारी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ही है। ये सोचकर उस ईश्वर पे हमें विश्वास करना है और अपने ही कर्मों को करते जाना है। तो अस्त ग्रह को लेकर भी अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके जीवन में कुछ कठिनाई आती है किसी समय पर या जिस समय महादशा चलती है उस समय अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो समझ लीजिए कि वो सिर्फ़ एक आपकी परीक्षा है कुछ समय की। जब वो समय निकल जाएगा तो आपको खुद लगेगा कि शायद वो जो टफ़ टाइम या कोई भी कठिन समय आपने देखा, है ना? तो वो आपको कहीं न कहीं बहुत कुछ सिखा कर गया है, जो आपकी आगे की लाइफ़ को सुकून भरा बना देगा। तो आप उससे घबराइए नहीं। पहली बात तो मेरा खुद का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई भी ग्रह जो है अगर अस्त है तो वो खराब ही होगा, नेगेटिव होगा, आपको दुष्परिणाम देने वाला होगा, ऐसा कतई नहीं है। मैंने आपको साक्षात अपना एग्ज़ाम्पल देकर बताया है, इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए क्योंकि उसमें कहीं भी कोई भी झूठ या नेगेटिविटी नहीं है। वो रियलिटी है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर कोई भी ग्रह आपका अस्त है तो आप उससे घबराइए नहीं। बल्कि उसी दिशा में आप एफर्ट डालिए क्योंकि आपको ईश्वर ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है उस ग्रह से संबंधित। सूर्य देव आपको अपने संरक्षण में इसीलिए लेकर आए हैं ताकि अगर आप कहीं पर कमज़ोर पड़े तो वो अपनी एनर्जी देकर आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि आप उस कठिन से कठिन कार्य को भी ईज़िली कर पाएँ और इस समाज या दुनिया के लिए या रिश्तों के लिए अगर आपको कोई भी चीज़ अधूरी रह गई है जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, तो आप अपनी उस ज़िम्मेदारी को खुशी-खुशी पूरा कर पाएँ। सो आई होप आपको अस्त से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी और अब आपको कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। बाय-बाय।